नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपको पता चला हो कि आपके गांव में या शहर में कोई एक पर्टिकुलर भूतिया जगह है। आप अपने दोस्तों को बटोर कर वहां पर पहुंचे हैं और आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिए कि आपकी लाइफ टाइम की डार्क स्टोरीज में वो शामिल हो गया। मेरे साथ बचपन में ऐसे काफ़ी सारे कांड हुए हैं कि मैं अपने दोस्तों को लेकर वहां पर जाता था कुछ अलग चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए, और फिर कुछ ऐसा हो गया हमारे साथ जो हम लाइफ में बुढ़ापे तक, मतलब जितने साल तक जिएंगे उतने साल तक उन चीज़ों को भुला नहीं सकते। और खासकर मैं, कुछ चीज़ें ले दे के मेरे ही साथ होती थी। एक तो बहुत ही अजीब कांड हुआ था, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। आज की ये कहानी बताने से पहले भूतिया कांड मेरे साथ का बताता हूँ। मैं अपने दोस्तों को लेकर ना, हमारे होम टाउन में, हमारे गांव में एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जो अभी नहीं है। वो रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से हट गया है, वो वाला जो रेलवे लाइन है वही हटा दी गई है। तो उस रेलवे स्टेशन के ना लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर एक लाइट हाउस हुआ करता था। लाइट हाउस मतलब कैसा, आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखे होंगे कि समुद्र के बीचों बीच ऐसा एक पिलर टाइप का रहता है, उसके ऊपर लाइट जल रही होती है और वहाँ पे कोई रहता भी है। तो वैसे लाइट हाउस, या फिर वैसे समझ लो एक टॉवर टाइप के पुरानी रेलवे लाइंस में भी होते थे, कि उसमें जो रेलवे को सिग्नल दिखाने वाला आदमी होता था वो रहता था, वहाँ पे सिग्नल चेंज करने का काम करता था। ऐसे टॉवर बने रहते थे। तो हमारे होम टाउन में भी रेलवे स्टेशन से 700-800 मीटर की दूरी पर वो वाला टॉवर बना हुआ था। लेकिन फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, खंबे वगैरह जो होने लगे थे उसमें प्रॉपर खुद से ही ऑटोमेटिक लाइट वाइट दिखने लगी थी, ग्रीन लाइट, रेड लाइट। तो ऐसे टावर्स जो थे ना, वो पूरी तरह से वीरान हो चुके थे, खंडर हो चुके थे। तो हमारे गांव का भी वो टावर खंडर हो चुका था। वो काफ़ी सालों तक खंडर ही रहा। इस वजह से लोगों ने मानना शुरू कर दिए कि वहाँ पर भूत प्रेत भटकते हैं। उसका बहुत समय तक खाली रहना ही यह कारण था इस बात को पैदा करने का कि वो जगह भूतिया हो गई है, या फिर वहाँ पर कुछ हुआ भी था, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम था। लेकिन बहुत सारे लोग ये दावा करते थे कि वहाँ पर जाओ ना अकेले दोपहर के समय या रात के समय, तो किसी घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कोई आपके आसपास से दौड़ दौड़ के कहीं भाग रहा है। ऐसा, मतलब ये बात पूरे हमारे गांव में फैली हुई थी। तो बहुत सारे लड़के लोग अपने ग्रुप के साथ वहाँ पर जाते थे, मस्ती करते थे और फिर आ जाते थे। ऐसे ही एक बार मैं अपने साथ के दोस्तों को वहाँ पर लेकर गया। ये बचपन से ही मेरे अंदर भूत का कीड़ा था, वो पता नहीं शायद मेरे फ्यूचर से जुड़ी हुई थी वो चीज़ बचपन में ही, क्या है मालूम नहीं। तो मैं अपने दोस्तों को बोला कि चलो यार वहाँ पर एक्सपीरियंस करके आएंगे। उस लाइट हाउस में, उस टावर में भूत भटकता है कहते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, उसकी देख रेख भी नहीं करते, वो खंडर हो गया है। दोस्तों ने बोले चलो देख के आते हैं। हम लोग गए वहाँ पर देखने के लिए। मुझे आज भी याद है, मेरे दोस्त लोग डर रहे थे। मतलब समझ लो ये ऊपर से थोड़ी रोड जाती थी और थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता था उस लाइट हाउस तक जाने के लिए। हम लोगों ने साइकिल उतारे, मतलब साइकिल ऐसा खड़ी की है और नीचे जाने के लिए आगे बढ़े। तो 4-5 कदम ही मेरे बाकी के दोस्त आगे बढ़ पाए नीचे उतरने के लिए, लेकिन फिर वो वहीं पे रुक गए। मैं पूरा नीचे चले गया और पलट कर देखा कि कोई नहीं आ रहा है। मैंने बोला भाई आ जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना डर क्यों रहे हो? और मैं एग्जैक्टली लाइट हाउस के सामने खड़े होके उन लोगों को बुला रहा हूँ। इस वक्त दोपहर के 2-2:15 के आसपास का समय हो रहा था। कहते हैं कि भूतिया शक्ति इस समय पर भी, मतलब दोपहर के समय पर भी 12 से 3 बजे के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहती है। और ये वही टाइम था 2-2:30 के आसपास का। मैं बोल रहा हूँ आ क्यों नहीं रहे हो, आओ ना, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भूत है, मज़ा आएगा, उसको देखेंगे। जैसे मैंने ये बोला यहाँ पे भूत है, मज़ा आएगा, उसको देखेंगे, कि इतने में मेरे पीठ में किसी ने बहुत ज़ोर का धक्का मारा, बहुत ज़ोर का, और उसकी वजह से मैं ज़मीन में गिर गया। वो इम्पैक्ट लिटरली बहुत ज़ोर का था। मैं पलट कर देखा तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मेरे दोस्त इस नज़ारे को देखकर इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो भाग के पूरा ऊपर चढ़ गए, अपनी साइकिल पकड़ लिए, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। आई थिंक क्लास 4th में रहे होंगे हम लोग, इतने छोटे थे। तो उन लोगों का चेहरा देख के मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने कुछ भयानक देख लिया। तो मैंने आसपास तो देखा, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन मैं अपने दोस्तों के चेहरे को देखकर रोने लगा, क्योंकि मेरे दोस्त लिटरली बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। उतने में मेरी हिम्मत नहीं, मैं गिरा हुआ हूँ ज़मीन में वहाँ पे लाइट हाउस के बिल्कुल सामने। बाकी के मेरे दोस्त डर गए हैं, भागने को हुए हैं, लेकिन इनमें से एक जो लड़का था, जो शायद हमसे 2-3 साल बड़ा था, उसने थोड़ी हिम्मत जुटाया और बोला निखिल तू जल्दी वहाँ से भाग के आ, तेरे पैर में देख क्या हो गया है।
मैं जैसे ही नीचे देखा अपने पैर में, विश्वास नहीं मानेंगे, मेरा एक पैर में इतनी भयंकर तरीके से खून आ रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत तेज। और मुझे दर्द नहीं हो रहा है, अंगूठे के पास से किसी पॉइंट में खून बह रहा था बहुत जोर जोर से, मतलब जैसे कि समझ लो आप फिल्मों में देखते हो किसी ने किसी को खच कर दिया। खच करना मतलब समझ रहे हो, किसी को कर दिया तो कैसा खून निकलता है, वैसा वाला खून निकल रहा था लिटरली। वो बचाने के लिए आ रहा है, मुझे वहां से बुलवाने के लिए आ रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उठ के चले, क्योंकि मैंने अब ये नज़ारा देख लिया हूँ। बहुत ज़ोर ज़ोर से रोया और मैं बेहोश जैसा होने लगा, डर के मारे कह लो या फिर किसी चीज़ के भी रीज़न से कह लो, मैं वहाँ पे बेहोश जैसा होने लगा। कितने में उन लोगों को लगा होगा जो मेरे साथ थे कि यार भाई इसको बचाना ज़रूरी है, कि वो भाग के आए हैं, मुझे उठाए हैं, अपनी साइकिल में बिठाए और फिर लेकर गए। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हैरान कि कहीं चोट नहीं थी। जब तक डॉक्टर के पास पहुँचे वो चोट भर चुकी थी, जहाँ से भी खून आ रहा था वो चोट पूरी तरीके से भर गई थी। ये मेरे साथ ऐसी अजीब घटना हुई थी ना कि मैं उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप भी वो इम्पैक्ट को समझ नहीं पा रहे होंगे जो मैंने उस समय फेस किया था। वो जो धक्का था जो मुझे लगा था, और वो जो धक्का हवा से मुझे लगा था, शायद वही देख के मेरे दोस्त लोग जिस तरीके से डर के वापस से अपने साइकिल की तरफ भागे थे और वहाँ से भागने के लिए तैयार हो गए थे। वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डरावनी थी। वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डरावनी थी कि मेरे पैर से अपने आप ऐसा निकलने लगा था फव्वारा जैसे, मतलब लिटरली। और जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो वहाँ पे कोई भी घाव, कोई भी कट नहीं था। ये सिचुएशन लिटरली बहुत ही ज़्यादा हैरान में डालने वाली थी। बहुत सारे लोग जिनको ये पता चला और लिटरली देखे लोगों ने ना कि इसको इतना खून बह रहा था लेकिन कोई चोट नहीं है, तो सभी लोगों ने मुझे बहुत डांटे, बोले भी कि वहाँ पे कभी मत जाना, वहाँ पे सचमुच में कुछ ना कुछ तो है, भूत प्रेत भटकते हैं वहाँ पे। ऐसा हुआ था, मतलब ये मेरी लाइफ का शायद मेरे ख्याल से पहला कांड रहा होगा जो मुझे कभी समझ में नहीं आया कि वो भूतिया कांड था, कोई कोइंसिडेंस था। वहम तो नहीं था, सच्चाई थी। भूतिया कांड था कि कोइंसिडेंस था नहीं मालूम, लेकिन था बहुत अजीब, बहुत डरावना। तो खैर मैं आज की ये कहानी सुनाने से पहले अपना ही कुछ सुना डाला। तो ये कहानी को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, जिसकी कहानी मैं लेकर आया हूँ वो भी इसी तरह से बहुत स्कैरी है। राजस्थान में मंडावा नाम का एक टाउन है। उस टाउन के अंदर मड़ुआ नाम का एक बहुत छोटा सा गांव। इस गांव के अंदर 3 दोस्त रहते थे। एक का नाम था साहिल, एक का नाम था ऋषि और एक का नाम था रुपेश। देखो भाई, ये तीनों ना क्लास 10th में थे और पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, लेकिन घुमाई फिराई में भी बहुत आगे। मतलब ये लोगों की आदत थी अपने स्कूल से घर पर आए ना तो घर पे खाना खाने तक का टाइम रखेंगे खाली, फिर अपनी साइकिल उठाएंगे और घूमने के लिए निकल जाएंगे। बढ़िया से अपना गांव घूमते थे, एंजॉय करते थे। अलग अलग इलाकों में जाने में इनको बड़ा मज़ा आता था। जैसे कुछ ऐसी जगहें होती है ना जो ऑफ बीट लोकेशन होती है, हर जगह पे होती है ऐसी। चाहे आप किसी भी गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, ज़रूर एक ऐसी जगह होती होगी, एक नहीं कई ऐसी जगह होती होगी जहाँ पर कोई नहीं जाता है। तो ये बच्चे वैसे थे कि ये ऐसी ही जगह चुन चुन के वहाँ पे जाते थे, बैठते थे, गप्पे लड़ाते थे, वहाँ पे साइकिल चलाते थे, टाइम पास करते थे और फिर अपने घर आया करते थे। ऐसे ही एक दिन ये लोग ऐसी किसी इलाके में साइकिल चला रहे थे कि इतने में ही रुपेश अपने बाकी दोनों दोस्तों से कहता है कि यार भाई साहिल, यार सुनना ऋषि, अपन अपने गांव के आगे वाले वो इमारत खंडर में जाएंगे क्या, जो शायद एक टाइम पे स्कूल था और अभी भूतिया खंडर बचा हुआ है। वो इनसे कहता है कि यार क्यों ना अपन तीनों श्रीनाथ विद्यालय चलें, कितना मज़ा आएगा ना वहाँ पर। ये सुनकर तुरंत ही ऋषि कहता है नहीं नहीं नहीं, श्रीनाथ विद्यालय हम नहीं जाएंगे, वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ पर जो भी जाता है लौट कर नहीं आता है, तुमको तो पता ही होगा ना। ये बात सुनकर साहिल और रुपेश हंसने लगते हैं। आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा ना मैं क्या बात कर रहा हूँ, श्रीनाथ विद्यालय क्या है, बताता हूँ। ये इस गांव का एक ऐसा स्कूल था जो कि काफ़ी समय से बंद था, जिसकी छुट्टियां ही चल रही है, वो खुला नहीं। मतलब ये घटना जो इनके साथ घटी थी, ये समझ लो अभी घटी रही होगी सन 2017-18 के टाइम पे, लेकिन ये स्कूल 2001 की गर्मियों में बंद हुआ था, तो फिर वो बंद ही रह गया, उसकी छुट्टी ही चलती रही, आज तक वो वापस से खुल नहीं पाया। कहते थे कि वहाँ पर अचानक से भूत प्रेतों का वास हो गया, स्कूल कुछ समय तक के लिए बंद रहा तो।
और इस वजह से जो भी वहाँ पर जाता उसका सामना वहाँ पर रहने वाले भूत प्रेतों से होता। वो इंसान कभी भी सही सलामत लौट नहीं पाता, या तो उसका दिमागी संतुलन खो जाता या तो वो 4 कंधों पे ही वहाँ से लौटता। ये बात पूरे गांव का बच्चा बच्चा जानता था। लेकिन जैसा कि मैंने इन लोगों के बारे में बताया, इनको ऑफ बीट लोकेशन में घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसलिए रुपेश ने ऋषि और साहिल के सामने ये प्रपोजल रखा कि वहाँ पर जाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि पहले तो बहुत मना किया, जैसे मैंने आपको बताया ऋषि ने बहुत मना किया, लेकिन फिर साहिल ने जैसे तैसे करके ऋषि को कन्विंस कर लिया, क्योंकि साहिल का भी जाने का मन था। डिसाइड हुआ कि अगले सैटरडे नाइट को हम अपने अपने घर वालों में बोलेंगे, अपने अपने घर में बोल देंगे कि हम लोग ग्रुप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे, किसी भी दोस्त का नाम फंसा देंगे और वहाँ पर जाएंगे नहीं, उसके दोस्त के घर पे जाएंगे नहीं, हम लोग जाएंगे श्रीनाथ विद्यालय की उस इमारत में। ठीक है भाई, ऐसे ही हुआ। सैटरडे नाइट आए, ये लोग अपनी साइकिल उठाए और पहुँच गए रात के तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास। अब गांव में 9:30-10 बजे के आसपास सुनसान हो जाता है इलाका। लोग खाते पीते अपने घर पे टीवी देख रहे होते हैं, या फिर अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, या फिर सोने की तैयारी में लगे हुए रहते हैं। तो ये लोग वहाँ पर पहुँच गए, साइकिल खड़ी किए हैं। बड़ा सा गेट है, उस गेट में कुंडी लगी हुई है, कमज़ोर सी, जर्जर, जैसे कि ये इतनी बड़ी गेट को छोटी सी कुंडी संभाल कर रखी होगी। रुपेश आगे गया और एक लात जोर से घुमा के मारा फट से, जिससे वो कुंडी ढीली हो गई। इतने में साहिल को दिखाई दिया कि इतना बड़ा पत्थर। उसने पत्थर उठाया और कुंडी पे देख खींच के मारा, कुंडी टूट गई, गेट खुल गया। जैसे ये लोग उस गेट के अंदर एंटर किए, यहाँ का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा फील हुआ। अचानक से बहुत ठंडा लगा। तो तुरंत ही फिर से ऋषि ने कहा कि यार मुझे फिर से ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडी कैसे हो गई अचानक से। साहिल कहता है कि अरे भाई, कोई जगह इतने समय से बंद पड़ी हुई है, वहाँ पे तुम घुसोगे तो थोड़ी ठंडक तो होगी ना। कोई जगह खुलती उलती रहती तो वहाँ पे रोशनी आती है, यहाँ पे तो ना जाने कितने दिनों से सूरज की किरणें अंदर नहीं घुसी होगी। तो क्या बात कर रहा है, क्यों टेंशन ले रहा है, चलना अंदर। ये लोग अब अंदर आ गए। दरवाज़ा था जो कि सिंपल ऐसे ही बनता, सिंपल ऐसे ही जो होता है ना, कड़ी उसकी लगी हुई थी। इन लोगों ने कड़ी खोले, दरवाज़ा खोल के ये प्रॉपरली ये जो स्कूल था इसके असेंबली हॉल के अंदर घुस गए। असेंबली हॉल जैसा कुछ रहा होगा पुराने टाइम में। एक बहुत बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था जो कि पूरी तरह से मिट्टी धूल से सना हुआ था। बहुत बड़ा पर्दा, जैसे कि ऑडिटोरियम हॉल जो होते हैं उनमें पर्दा वगैरह नहीं लगा रहता कि कोई शो हो रहा होगा तो पहले पर्दा बंद हो जाएगा फिर पर्दा खुलेगा, पहले के टाइम पे ऐसा होता था। तो वैसा वाला पर्दा लगा था जर्जर हालत में, बड़ी बड़ी मोटी सी मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, चूहे इधर से उधर भाग रहे हैं, बेंच टूटी फूटी पड़ी है, यहाँ पे एक विचित्र सी स्मेल फैली हुई है। ऐसा लग रहा था कि कोई बुक्स किताबें भारी मात्रा में कहीं रखी हुई है और वो सड़ गई, उनकी स्मेल आ रही है। कहीं पे ऐसी किताबें रखे रहे और उनके ऊपर पानी गिर जाए, गंदगी गिर जाए तो कैसी स्मेल आएगी। कई सालों से ऐसा हो रहा हो। हाँ, और यहाँ पे तो ये हालत लगभग 16-17 साल से थी, तो वैसी वाली स्मेल यहाँ पर फैली हुई थी। ये लोग जैसे तैसे करके अंदर एक दूसरे कमरे में पहुँच गए। यहाँ पर देखे कि बहुत सारे जो फैंस लाइट्स हैं वो टूटे टूटे एक कोने में पड़े हुए हैं। ये लोगों को अचानक से वो जो टूटे पड़े हुए फैंस और लाइट के टुकड़े हैं ना, वहाँ पे किसी के होने का एहसास हुआ। तो ऋषि घबरा गया, फिर से बोलता है यार कोई चलते हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बैठा हुआ है वो पंखों की भीड़ के बीच में। काफ़ी सारे पंखे रखे हुए थे, मतलब बड़े बड़े पंखे थे और 22-25 पंखे रखे हुए थे। तो ऋषि को और तीनों को ये फील हुआ कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। अंधेरा था, इन लोगों के पास मोबाइल में फ्लैश लाइट थी, तो फिर भी अभी देखो चर्बी इतनी। रुपेश ने बोला रुको रुको मैं देखता हूँ, ऐसा बोल के ये गया आगे टॉर्च मारते हुए। इन्होंने जो देखे ना, वो देख कर इनका तीनों का वहाँ पे खून सूख गया। क्लियर इन्होंने देखे हैं कि वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसका सिर्फ इतना पैर के ऊपर वाला हिस्सा है, कमर से नीचे वाला हिस्सा है ही नहीं, और वो दीवार में चौक से कुछ तो भी लिख रहा था। बताओ, बताते बताते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दीवार में चौक से कुछ तो भी लिख रहा था, पता नहीं क्या लिखा था क्या नहीं, लेकिन उसको ये करते हुए ऐसे सिचुएशन में इन लोगों ने देखे, क्योंकि बहुत अजीब सा, बहुत डर सा लग जाएगा किसी को ऐसे देखो कि किसी के पेट के नीचे वाला हिस्सा है ही नहीं और वो सही सलामत ऐसा लिख रहा है। हाँ, कपड़े वपड़े शायद उसके बहुत गंदे थे और बहुत अजीब सा दिखा था पीछे से। ये चिल्लाकर भागे भाई। अब भागने को जैसे हुए ना, जो
जिस दरवाजे से ये लोग एंटर किए थे वो खट से ताकत से बंद हुआ अपने आप। ऐसा लगा कि किसी हवा ने उसको बहुत ज़ोर से बंद करी है। तो ये लोग वहाँ पे जाते हुए भी वहाँ नहीं गए, अलग अलग बढ़ गए। अपना जो साहिल था वो भाग के पहुँचा इस स्कूल के लैब में। लैब में मतलब वो जो केमिकल वाला लैब जो नहीं होता है, केमिस्ट्री लैब में, वहाँ पे पहुँच गया। तो वहाँ पे एकदम एक छोटा सा ना, मतलब ऐसा स्लैब जैसा स्लैब बने रहते थे ना, वो स्लैब के नीचे घुस गया। इसमें से जो अपना रुपेश था वो भाग के वो जो ऑडिटोरियम का पर्दा लगा हुआ था ना, वो पर्दे के पीछे जाकर छुप गया। और उसके बाद अपना जो ऋषि था, वो ऋषि सीधे एक बेसमेंट की तरफ रास्ता जाता था, वहां पर घुस गया। उस बेसमेंट में एक टूटा फूटा सा ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था, उस ब्लैक बोर्ड के पीछे जाकर ये छुप गया। इनको लगा सब ठीक, लेकिन इतने में ही जहां पर साहिल था वहां पे जो ट्यूब्स जो नहीं रहते, टेस्ट ट्यूब जो नहीं रहते थे, वो ट्यूब्स रखे हुए थे बहुत सारे, एक कैरेट में, एक ट्रे में। वो ट्रे अपने आप साहिल के बिल्कुल सर के पास से नीचे जाके फट से फूट गई। साहिल चिल्ला के वहां से उठा और भागने के लिए एक उसको खिड़की दिखी, बोला कि खिड़की तोड़ के मैं बाहर गिरूंगा। ऐसे दौड़ते, जैसे फिल्मों में दौड़ के हुए नहीं जाते क्या, वैसे वो दौड़ के जाने लगा कि मैं खिड़की को तोड़ के बाहर गिरूं, चाहे बाहर मुझे कैसी भी चोट लगे, बाहर चाहे कुछ भी पड़ा रहे, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी है वो मुझे निपटा देगा, वो मुझे ख़त्म कर देगा। ये उठ के भागा और लिटरली खिड़की तोड़ के बाहर भी। इतने में ऋषि भी नीचे से बेसमेंट से चिल्लाता हुआ ऊपर भाग के आया, क्योंकि नीचे वो बेसमेंट में तो था, लेकिन उसको कुछ टूटने की आवाज़ आ गई थी और वो समझ गया था कि शायद कोई ना कोई खिड़की या दरवाज़ा तोड़ के भागा है, इसलिए वो भी चिल्लाते हुआ आया और उसी खिड़की से बाहर। लेकिन सिर्फ ये दोनों ही बाहर आ पाए, रुपेश कहीं अटक गया था। ये लोग को घबराहट होने लगी कि रुपेश अभी तक अंदर है, बाहर क्यों नहीं आ रहा है। अब अपने घर भी नहीं भाग सकते और अंदर भी नहीं जा सकते रुपेश को लेने के लिए। जब फाइनली 15-20 मिनट हो गए तो इन लोगों ने हिम्मत जुटाई कि भाई अब रुपेश को लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि 15-20 मिनट हो चुके, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मरेंगे तो उसके साथ अपन दोनों भी मरेंगे। ये सोच के ये लोग उसी खिड़की से वापस से अंदर गए। क्या देखते हैं, ऑडिटोरियम वाले कमरे में ही गए ये लोग ढूंढते हुए सबसे पहले, क्योंकि उस तरफ भागा था और इन लोगों ने देखे थे कि ऑडिटोरियम तरफ भागा है। ये जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो क्या देखे कि वो जो पर्दा था ना, बहुत बड़ा ह्यूज पर्दा जो कि धूल मिट्टी से सना हुआ था, वो पूरे के पूरे पर्दे में ये पूरा लपेट गया है। मतलब वो पर्दा इसको पूरा लपेट लिया है और वो बेहोश पड़ा हुआ है, शायद उसकी पूरी गठरी बन गई है अंदर, समझ लो। मतलब कैसे बताऊँ यार मैं, वो गिर गया था शायद और पूरे पर्दे ने उसके ऊपर लपेटा मार दिया था। वो बहुत भारी और बहुत बड़ा पर्दा था। किसी एक बच्चे के ऊपर वो पर्दा गिर जाए और लपेटा हो जाए, उसमें वो बच्चा फंस जाए तो कैसे निकलेगा, आप सोचो, उसका दम घुट जाएगा। और वो तो बहुत पुराना बड़ा हैवी पर्दा था। तो ये लोग भागते हुए गए और जैसे तैसे करके, हिम्मत करके, ताकत लगा के, पूरे शरीर की जान लगा के उसको बाहर निकाले, रुपेश को उठाए हैं और फिर वहाँ से भागे। अभी उनको कोई नहीं दिखाई दिया। उसको बाहर ला के जैसे तैसे होश में लेके आए होंगे और फिर वो अपने अपने घर भाग गए थे। भाई घर गए तो रुपेश की हालत देख के तो उसके घर वालों को सबको पता चल गया क्या मैटर है क्या नहीं। ज़बरदस्ती करके पूछ लिए, उसने सब बता दिया। बताते बताते इतना ज़्यादा डर गया था कि इसको भयंकर तेज़ वाला फीवर आ गया। रुपेश के दादाजी ने रात में ही फ़ोन किए ऋषि और साहिल को, बोले कि तुम लोग अपने पेरेंट्स को लेकर कल सुबह यहाँ पर आओगे। जब पेरेंट्स को लेकर मजबूरी में, क्योंकि गांव है, कितना बचेंगे एक दूसरे के घर वालों से, तो जब अगले दिन साहिल और ऋषि अपने अपने पेरेंट्स को लेकर रुपेश के घर पर गए दादाजी से मिलने के लिए, तो दादाजी ने तो पहले बहुत फटकार लगाए और फिर बताया कि ये तुम लोगों ने बहुत बड़ी लाइफ की गलती कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पर 2001 के टाइम पे जब छुट्टियाँ चल रही थी गर्मी की, कुछ ही दिन हुए थे स्कूल बंद हुए, तो वहाँ पे जो स्कूल का हेड मास्टर था ना, उसको जाके हमारे गांव के एक दबंग आदमी ने आधा, समझ रहे हो, उसके पेट के नीचे वाला हिस्सा अलग कर दिया था और उसको निपटा दिया था वहीं पे। और कारण ये था कि उस दबंग आदमी का जो बच्चा था, क्लास 8th में पढ़ता था, वो फेल हो गया था 3 सब्जेक्ट में। ये दबंग आदमी को देखा नहीं गया कि मेरे बच्चे को इस स्कूल में कैसे फेल कर दिया गया। वो लड़ने के लिए पहुंचा और उसका हिस्सा ही अलग कर दिया, पेट के नीचे वाला हिस्सा ही अलग कर दिया वो हेड मास्टर का। वहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया था, इस वजह से वो जो स्कूल बंद हुआ
तो बंदी रह गया बेचारा। हेडमास्टर कॉपी चेकिंग करने के आया होगा वहाँ पे, कि क्यों आया होगा रीज़न से नहीं मालूम, लेकिन वो आया फिर कभी लौट नहीं पाया। तब से ही वो हेडमास्टर वहीं पर रहता है, लेकिन अपने ऐसे रूप में जो कि ज़िंदा नहीं होता है। और वहाँ पे जो कोई भी जाता है वो हेडमास्टर के बूथ को लगता है कि ये वही दबंग आदमी या फिर कुछ से रिलेटेड है, उनको मारने के लिए दौड़ता है वो। कई सारे लोग वहाँ पे गए, सही सलामत लौट के नहीं आ पाए, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, सिचुएशन अच्छी थी, या जो भी अच्छा था, तुम लोग बचकर आ गए। आज के बाद से ये गलती कभी मत करना। मैंने तुम लोगों को, तुम्हारे पेरेंट्स को इसलिए बुलाया था कि अगर पता नहीं होगा तो सबको पता चल जाए, और फिर तुम्हारे जैसा कांड आगे करने की कोई सोचे भी ना। उस दिन के बाद से इन लोगों ने कसम खा ली कि नहीं भैया, दादाजी नहीं करेंगे, माफ़ करना, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। और फिर इन लोगों ने कभी किए भी नहीं। आज इस घटना को काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन आज भी जब भी याद करते हैं साहिल, ऋषि और रुपेश उस घटना को, तो ऐसा लगता है कि हम मौत के मुंह से निकल कर बाहर आए हैं। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे साहिल ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक सीख दूं, एक मनोरंजन दूं। इस समय रात के 3 बज रहे हैं। बेशक हो सकता है कहानी सुनाने में मुझसे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा, थोड़ी सी भूल हो रही होगी, फंबल हो रहा होगा, क्योंकि लगभग 3 बज रहे हैं, 2:40 के आसपास का समय हो गया है। तो हो जाता है। मेरा पूरा कोशिश रहता है, पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों का मनोरंजन मैं किसी भी कंडीशन में करूं। तो मैंने अपना काम किया। तो इसी हिसाब से अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।